हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुंजन आप लोगों के फैशन थ्योरी की टीचर। हम लोगों का 1900 तक के वेस्टर्न कॉस्ट्यूम्स इसके लास्ट वीडियो में हो चुके हैं। ठीक है, उसमें जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझसे क्लियर कर लेना। उसके बाद का स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में 1900 से 1950 तक के कॉस्ट्यूम, यानी कि 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी के कॉस्ट्यूम। 19वीं शताब्दी के दौरान फैशन विकसित हुए और धीरे धीरे बदल गए। 19th सेंचुरी में फैशन थोड़े से और विकसित हुए थे और काफ़ी चेंजेस भी आ गए थे। इसके विपरीत 20th सेंचुरी ने फैशन के क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन देखा। देखो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था कि फैशन धीरे धीरे चेंज हो रहा था, धीरे धीरे डेवलप हो रहा था और धीरे धीरे चेंज हो रहा था। लेकिन 20th सेंचुरी यानी कि 20वीं शताब्दी में फैशन में लगातार कुछ ना कुछ चेंज हो रहा था। वहाँ पे धीरे धीरे हुआ, लेकिन यहाँ पे तो लगातार बहुत थोड़ा सा फास्ट तरीके से चेंजेस होने शुरू हुए। किसी भी अन्य समय में फैशन डिज़ाइनर इतने खास नहीं थे। किसी भी और शताब्दी में, जो प्रीवियस शताब्दी गई हैं, उनमें फैशन डिज़ाइनर्स को इतनी महत्वता नहीं दी गई थी जितनी इस समय पे दी गई थी। फैशन पर महत्वपूर्ण प्रभावों में सिनेमा, टेलीविज़न, द्वितीय विश्व युद्ध, युवा और महिला चाल शामिल थी। यानी कि जो ये फैशन में इतना जल्दी जल्दी चेंज आ रहा था, इनके रिस्पॉन्सिबल कौन थे? सिनेमास, ठीक है, मूवीज़ की वजह से, टेलीविजन्स की वजह से, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से, और जो एक टीनेजर्स में और फीमेल का जो चलन पैदा हुआ था उस टाइम पर कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा जोश था फैशन में चेंज करने का। तो ये सब रीजंस थे कि फैशन बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा था। ऑटोमोबाइल के आविष्कार ने एक उपयुक्त पोशाक की ज़रूरत को दर्शाया और डस्ट कोट का जन्म हुआ। जो ये ऑटोमोबाइल्स यानी कि जो ये गाड़ियों वगैरह के आविष्कार हुए, ठीक है, इनकी वजह से एक ड्रेस का जन्म हुआ। ठीक है, एक उपयुक्त ड्रेस की ज़रूरत को दिखाया कि थोड़े से कंफर्टेबल और थोड़े से ईजिली बैठने उठने वाले गारमेंट्स चाहिए, और इसी वजह से डस्ट कोट का जन्म हुआ। डस्ट कोट जो आप लोग ये साइड में पिक्चर देख रहे हो, इसमें जो ये फीमेल ने कोट पहना हुआ है बिल्कुल लॉन्ग नीचे तक, ये डस्ट कोट है। ठीक है, सड़कें सूखी और गंदी थी, इसलिए महिलाएं अपने कपड़ों की सुरक्षा के लिए डस्ट कोट पहने। जो रोड्स थे वो बहुत ऐसे ड्राई और बहुत गंदी होती थी, उसकी वजह से महिलाओं ने डस्ट कोट पहनने स्टार्ट किए ताकि उनके जो कपड़े हैं वो गंदे ना हो। धूल से लड़ने के लिए महिलाओं ने चेहरे को ढकने के लिए जूते और काले चश्मे और बड़ी टोपी पहनी थी। धूल और धूप से अपने चेहरे को बचाने के लिए फीमेल्स ने कैप पहने, ठीक है, और शूज़ पहने अपने पैरों को बचाने के लिए, बड़ी बड़ी टोपियाँ पहनी ताकि धूप से बच सके। फ्रेंच डिज़ाइनर पॉल ने हॉबल स्कर्ट को पेश किया। हॉबल नाम इसलिए कि यह इतनी नैरो थी कि पहनने वाला चल नहीं सकता था और उसे लंगड़ाना पड़ता था। देखो, फ्रेंच डिज़ाइनर था एक जिसका नाम पॉल था, उसने एक हॉबल स्कर्ट की रचना की थी, हॉबल स्कर्ट का डिज़ाइन की थी। हॉबल का मतलब होता है लंगड़ा के चलना। ठीक है, तो हॉबल स्कर्ट नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये स्कर्ट इतनी ज़्यादा नैरो थी, इतनी ज़्यादा फिटेड थी कि जो भी इसको पहनता था उसको लंगड़ा के ही चलना होता था। ठीक है, वो चल ही नहीं पाता था इसमें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद महिलाएं अधिक एक्टिव हो गई थी और बहुत ही आकर्षक माना जाने वाली हॉबल स्कर्ट गायब हो गई थी। जो फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद फीमेल्स और एक्टिव हो गई और जो ये हॉबल स्कर्ट थी ये गायब हो गई। यानी कि जो डिज़ाइनर पॉल ने ये डिज़ाइन की थी हॉबल स्कर्ट, ये बहुत ही कम टाइम के लिए मार्केट में ट्रेंड में आई। ठीक है, 1930 में महिलाओं को लंबे पतले रूप विस्तृत ट्राउज़र पहने हुए देखा गया। 1930 में फीमेल्स के लिए क्या आया कि वो एक लंबे लंबे से ट्राउज़र्स पहनने लगे, विस्तृत यानी कि थोड़े से ब्रॉड ट्राउज़र्स थे। ठीक है, इस तरह के रूप में देखा महिलाओं को, और घुटने के ऊपर शॉर्ट्स के साथ साथ बाथिंग सूट पहने हुए भी देखा गया। और घुटने के ऊपर बाथिंग सूट भी पहन लेते थे, शॉर्ट्स पहन लेते थे। ठीक है, तो थोड़े से कंफर्टेबल क्लोथ्स मार्केट में ट्रेंड में आने शुरू हुए। 1942 यूएस सरकार ने कानून L85 पारित किया। यूएस की जो गवर्नमेंट थी उसने 1942 में एक कानून बनाया देश में, जिसका डिज़ाइन और उत्पादन पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा और इसने फैशन की एकरूपता को और आगे बढ़ाया।
जो ये कानून पारित किया गया, जो ये कानून लागू हुआ देश में, इसकी वजह से डिज़ाइंस पे और प्रोडक्शन पे बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा, ठीक है। और इसने फैशन की एकरूपता को और आगे बढ़ाया, यानी कि अब फैशन क्या हुआ था, कांस्टेंट हो गया था। जो मार्केट में ट्रेंड में आया बस अब वही चल रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा, बल्कि वो भी ख़त्म हो गया। परिधान निर्माण के लिए कानून में निम्नलिखित मानक निर्धारित किए गए थे। जो ये गारमेंट कंस्ट्रक्शन थी, परिधान निर्माण था, इनमें जो कानून आया था कौन कौन सा था, कोई पैच नहीं, कोई भी पैच, किसी भी तरह का कोई पैच नहीं होगा गारमेंट्स के ऊपर। अधिकतम 2 इंच की हेम, यानी कि जो नीचे का राउंड होगा वो हद से हद 2 इंच चौड़ा ही होगा। पैंट पर कोई कफ नहीं होगा, ठीक है। प्रति गारमेंट पर अधिकतम 3.5 गज कपड़ा, यानी कि एक गारमेंट पे हद से हद 3.5 गज का कपड़ा ही आप लगा सकते हो, उससे ऊपर कपड़ा नहीं लगा सकते। कोई मेटल नहीं, यानी कि किसी भी तरह का कोई मेटल किसी भी गारमेंट में यूज़ नहीं किया जाएगा। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान यूएस गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत थी। उनको हथियार के लिए मेटल की बहुत ज़रूरत थी, उनको सैनिक के लिए कपड़ों की बहुत ज़रूरत थी। तो इस वजह से जो लोग थे उन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, उन लोगों को अपने कपड़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, उनको थोड़ी सी डेकोरेशन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा ताकि सैनिकों की पूर्ति की जा सके, ठीक है। और इसी वजह से ये सब चीज़ें, ये सब जो है रूल्स आए थे गवर्नमेंट की तरफ से। 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फैशन उद्योग में एक नाटकीय घटना हुई। जब 1947 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फैशन का जो उद्योग था इसमें एक ड्रामेटिकली चेंज आया। पेरिस में अपने स्टोर को फिर से खोलने पर डिज़ाइन क्रिस्टियन डायर ने एक शैली पेश की जिसे उन्होंने न्यू लुक नाम दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब सब लोग थक गए थे, मार्केट में कुछ नया नहीं था, ठीक है, और सब लोगों को एक कुछ नया चाहिए था, तो क्रिस्टियन डायर डिज़ाइनर ने एक नया स्टाइल पेश किया जिसको न्यू लुक नाम दिया गया। इसमें प्राकृतिक कंधे, पतली कमर और एक लंबी बहुत भारी स्कर्ट दिखाई गई। इसमें क्या था कि नेचुरल शोल्डर्स थे, ठीक है, शोल्डर में कोई पैड नहीं थे, शोल्डर पैड भी नहीं थे, कोई पफ स्लीव नहीं थी, नेचुरल शोल्डर की शेप दी हुई थी। पतली कमर, यानी कि कमर बहुत पतली थी, और एक बहुत ही लंबी और बहुत ज़्यादा फुलर स्कर्ट इसमें दिखाई हुई थी। क्योंकि अभी तक क्या था कि 3.5 गज अगर टोटल कपड़े में लग रहा है तो स्कर्ट की फुलनेस ऑलरेडी बहुत कम हो गई है ना। लेकिन क्रिस्टियन डायर के गाउन जो न्यू लुक था, जो न्यू लुक उसने पेश किया था डिज़ाइन, इसमें स्कर्ट बहुत ज़्यादा भरी हुई दिखाई गई। कानून L85 की समाप्ति के बाद महिलाओं ने खुशी से न्यू लुक स्वीकार किया। जब ये कानून L85 को ख़त्म किया गया तो महिलाओं ने बहुत हैप्पीली ये जो न्यू लुक था क्रिस्टियन डायर का, इसको स्वीकार किया। इतिहास में एकमात्र ऐसा समय था जब हेमलाइन वास्तव में रातों रात बदल गया। मतलब जैसे ही जिस रात L85 कानून ख़त्म हुआ, अगले ही दिन से मार्केट में एक नया फैशन आ गया। तो ये पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा था कि रातों रात में ही फैशन एकदम से चेंज हो गया। 1950 के दशक के टेलीविज़न और फिल्मों ने बच्चों के कपड़ों को प्रेरित किया। 1950 के दौरान जो ये टेलीविज़न और फिल्मों का इतना ट्रेंड मार्केट में चल गया था, इसकी वजह से बच्चों के कपड़ों पे बहुत प्रभाव आया, यानी कि बच्चों के फैशन में बहुत चेंजेस आए। टीनेजर्स टेलीविज़न पर अमेरिकी बैंडस्टैंड में उनके पसंदीदा किशोर क्या पहनते थे यही देखते थे। जो टीनेजर्स थे उनके जितने भी फेवरेट कलाकार थे टीवी पे, ठीक है, जितने भी अमेरिकी बैंडस्टैंड थे, उसमें टीवी में क्या पहना हुआ है उस तरह का ही वो लोग पहनते थे, उस तरह का ही वो लोग लुक कैरी करते थे। पुरुषों के पहनावे को 1950 के दशक में मैन इन द ग्रे फेनल सूट के रूप में जाना जाता था। जो ये पुरुषों का पहनावा था 1950 में, जो ये सूट वाला इनका गारमेंट का मतलब पहनावा था, इसको मैन इन द ग्रे फेनल सूट कहा जाता था, ठीक है, ये नाम दिया गया था। युवा पुरुषों के लिए आईवी लीग, बटन डाउन ऑक्सफोर्ड शर्ट, ऑक्सफोर्ड शूज़ और टाइस थे। जो युवा पुरुष थे, जो यंग मेल थे, उन लोगों के लिए ये बिल्कुल ऑक्सफोर्ड शूट का मतलब होता है कि बिल्कुल एक फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल शूज़ और टाई, इस तरह का एक लुक मार्केट में आया। कॉलेज के बाहर पुरुषों के लिए सूट्स, नैरो लपेल्स, स्ट्राइप्ड टाई, ऑक्सफोर्ड शूज़ और एक हैट था। यानी कि जो कॉलेज के बाहर, यानी कि कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे अलग, लेकिन उसके बाहर के जो मेल्स थे उनके लिए एक फॉर्मल लुक
ट्रेंड में आया था कि एक सूट पहना हुआ है, बहुत नैरो लपेट, यानी कि बहुत पतले पतले कॉलर, पतले पतले लपेल वाला, ठीक है। टाई में भी स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, यानी कि लाइनें हैं। ऑक्सफोर्ड शूज यानी कि फॉर्मल शूज़ हैं, ऊपर हैट पहनी हुई है, तो बिल्कुल एक फॉर्मल लुक ट्रेंड में था मार्केट में 1950 के दशक में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप लोग अपने आप में नोट डाउन कर लेना। 1950 के दशक के बाद के जो ट्रेंड हैं वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए यही, थैंक यू।